सेल साइकिल हमारे पास। ठीक है, सेल साइकिल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल क्या है, क्या चीज़। अरिस्टोटल ने आइडिया दिया था इसका। ठीक है, फिर उसके बाद 1665 में हमारे पास रॉबर्ट हुक आया। उसने हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स को डिस्कस किया था। फिर हमारे पास उसने उसको सेलुलर का नाम दिया। फिर हमारे पास एंटोनी वेन लेवन हुक था, साइंटिस्ट। और एक हमारे पास था साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो एंडवर्थ, तकरीबन लुईस पास्चर से पहले। इसने 1855 में जर्मन फिजिशियन था, इसने एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, सेल्स, इसने ये कहा था कि हमारे पास जो सेल्स हैं, जो नए सेल बनते हैं, वो हमारे पास पुराने सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। वो पुराने सेल्स से वजूद में आते हैं, पुराने सेल से नए सेल्स बनते हैं। इसने ये बात कही थी। ठीक है, हमने सेल को तो थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम सेल साइकिल, जो कि दो चीज़ें हैं, एक सेल है और दूसरा है हमारे पास साइकिल। एक सेल है हमारे पास और दूसरा है हमारे पास है साइकिल इस चैप्टर में। ठीक है, इन दोनों को हम जब डिस्कस करेंगे तो इनको डिस्कस करने से पहले हमारे पास आएगा रिप्रोडक्शन का अमल। सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है। रिप्रोडक्शन दो अल्फाज का मजमुआ है, एक री और दूसरा हमारे पास था प्रोडक्शन। री का मतलब दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, प्रोड्यूस होना, आगे से आगे प्रोड्यूस करना, या एक पार्ट से दूसरा पार्ट हमारे पास बनना, या एक सेल से दूसरा हमारे पास सेल बनना, इसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, फिर हम सेल साइकिल की अब डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी सेल साइकिल की, क्या चीज़ है सेल साइकिल। सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, सीरीज ऑफ इवेंट from the time a cell is produced until it complete its mitosis and produce new cell। सीरीज है हमारे पास सेल की, प्रोड्यूस होता है जब तक उसकी माइटोसिस कंप्लीट नहीं हो जाती। माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास नया सेल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी फेजेस को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सेल की फेजेस हैं। सेल की फेजेस में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। एक होगी हमारे पास इंटरफेज, ये वाली, और दूसरी होगी माइटोटिक फेज। इंटरफेज में हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेज हमारे पास लॉन्ग फेज है विद हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हाई होती हैं। वो कैसे, वो आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंटरफेज की टाइप्स में हमारे पास है G1 फेज। G1 मतलब गैप 1 फेज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, G1 फेज में हम लोग साइज, प्रोटीन, ऑर्गेनेलिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, प्रोटीन की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाएगा, मतलब प्रोटीन को ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनेलिस होंगी हमारे पास, ऑर्गेनेलिस की तादाद को भी बढ़ाया जाएगा। जैसे हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन बनाते हैं, और राइबोसोम जो है हमारे पास वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये हमने डिटेल से पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब के लेक्चर में G1 यानी गैप 1 फेज में हमारे पास जो सेल है वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा। दूसरा हमारे पास प्रोटीन की तादाद इंक्रीज होगी। तीसरा हमारे पास ऑर्गेनेलिस, प्रोटीन की तादाद इंक्रीज होगी।
तीसरा हमारे पास ऑर्गेनेलीज इंक्रीज होंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें वो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं जो आगे हमारे पास सिंथेसिस फेज में यूज होने होंगे। सिंथेसिस फेज में क्या होगा? सिंथेसिस फेज में हमारे पास वो एंजाइम्स जो गैप 1 में हमारे पास थे, वो सिंथेसिस फेज में आकर क्रोमोसोम्स को सिंथेसाइज करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। पहले हमारे पास एक क्रोमोसोम था, फिर हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स आएंगे। क्रोमोसोम सिंथेसिस फेज में डुप्लीकेशन का काम करेंगे ये एंजाइम्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक क्रोमोसोम हमारे पास 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे जो 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होंगे। इधर मैं लिख देती हूँ, ईच क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, एक हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है G2 फेज, मतलब गैप 2 फेज। G2 मतलब गैप 2 फेज। इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें प्रोटीन्स बनती हैं और सेल डिवीजन फेज, और सेल जो होगा हमारे पास वो डिवीजन फेज में चला जाएगा, मतलब डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा। प्रोटीन्स बनती हैं और सेल्स हमारे पास जो होते हैं वो डिवीजन फेज में चले जाते हैं, मतलब डिवाइड होने लग जाते हैं, जैसा कि हमारे पास माइटोटिक फेज में होगा, एम फेज में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा? इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस, माइटोसिस से कैरेक्टराइज होगा, जिसमें सेल तकसीम होता है और 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। सेल्स डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाएगा। 2 डॉटर सेल्स, इसमें मैं लिख देती हूँ 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं इससे। इसमें हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारी G0 फेज। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। बिकॉज क्यों कहते हैं हम लोग इसे रेस्टिंग? बिकॉज इसमें हमारे पास सेल जो होता है वो क्विसेंस हो जाता है, खामोश हो जाता है, मतलब आगे डिवीजन नहीं हो रही होती। ठीक है, ये पूरी जो हमारे पास फेज है, क्विसेंस मैंने वर्ड यूज़ किया, उसका मतलब क्या होगा? मतलब सेल जो होता है वो रिवर्सिबल स्टेट में चला जाता है, डिवाइड नहीं होता, डिवीजन नहीं होती, इसमें एबिलिटी नहीं होती कि वो दोबारा सेल्स को री इंटर कर सके। ठीक है, G0 फेज में हमारे पास रेस्टिंग फेज तो होती है। इसमें कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत फास्टली वर्क करते हैं, जैसे हमारे पास कोई इंजरी हो जाए, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो फास्टली वर्क करते हैं। ठीक है, फास्टली वर्क करते हैं और हमारे जो ज़ख़म हुआ होता है उसको फास्टली रिकवर करने में भी मदद देते हैं। ये इसका हमारे पास एक फ़ायदा है। ठीक है, टेम्परेरी ये कहाँ पर होते हैं? किडनी, लिवर में, और इनडेफिनेट टाइम इनमें न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माइटोटिक फेज।
माइटोटिक फेज में हमारे पास दो फेजेस नेक्स्ट आती हैं। ये शॉर्ट फेज है, शॉर्ट टर्म, जिसमें एक तो हमारे पास होगी माइटोसिस और दूसरी हमारे पास होगी मियोसिस। हम इन दोनों को आगे जाके जिसमें एक तो हमारे पास होगी माइटोसिस और दूसरी हमारे पास होगी मियोसिस। हम इन दोनों को आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होगा। माइटोसिस में तो एक जर्मन साइंटिस्ट होगा, वाल्टर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग 1880s में इसने सेल डिवीजन ऑब्जर्व की थी, न्यूक्लियस का होना इसने ऑब्जर्व किया था। ये हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसके देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या थे इसके हमारे पास आया कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें ज़रूरी थी। इसमें एक बात, पहली बात तो ये थी कि सेल साइकिल कैन नॉट बी रिवर्स। सेल साइकिल रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई प्रोसेस हमारे पास हो जाए तो उसको हम बैक स्टेट में नहीं लेकर जा सकते। दूसरी बात, जो हमारे पास ये इंटरफेस थी हमारे पास, ये 90% लेती थी, कंज्यूम करती है टाइम को, 10% नेक्स्ट हमारे पास अगला प्रोसेस। और तीसरी बात हमारे इसमें ये थी कि जो माइटोटिक फेज़ होगी वो शॉर्ट फेज़ होगी। ये तो हमने पढ़ा। अब हम इसको थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं कि मतलब कौन सी फेज़ कब और कैसे, और हमने इसमें क्या पढ़ा। ठीक है, तो बुक से देखते हैं। सबसे पहले थी हमारे पास सेल साइकिल को डिस्कस किया। सेल साइकिल के बाद हमारे पास इंटरफेस आई, और नेक्स्ट हम यूकैरियोटिक सेल्स की इंटरफेस को डिस्कस करने वाले हैं कि हमने आज इसमें क्या क्या पढ़ा। इंटरफेस में हमारे पास सबसे पहले थी G1 यानी कि गैप 1 फेज। इसमें हमारे पास क्या था, इसमें प्रोटीन की सेंसिस हो रही थी, ऑर्गेनेलिस की सेंसिस हो रही थी, और सेल जो था ग्रो हो रहा था और लार्ज साइज उसका बन रहा था। ये वाला हमने पढ़ा। ये एक सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम है। ये इसके सेंटर में एक क्रोमाटिड है, ये जो मैंने इधर बनाया क्रोमाटिड। क्रोमाटिड्स थे, और ये हमारे पास सेंट्रोमियर। ठीक है, और फिर हमारे पास आती थी सेंसिस फेज यानी एस फेज। इसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो रहे थे, 1 से 2 बन रहे थे। ये मैंने जैसे इधर बनाए थे पहले वाइट बोर्ड पर, 2 क्रोमाटिड्स हमारे पास बनते हैं। ठीक है, और इसमें भी सेल ग्रो करता है। फिर हमारे पास आई G2 फेज, पहले G1 फेज, फिर एस फेज, और फिर G2 फेज आई। G2 फेज में ज़्यादा ग्रोथ होती है और प्रोटीन की सेंसिस होती है। ठीक है, और ये इसेंशियल होती है माइटोसिस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एंड स्टेज थी एम फेज। एम फेज में सेल डिवीजन हो रही होती है। ठीक है, ये हम लोग बाकी सारा प्रोसेस अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज हमने पढ़ा सेल साइकिल क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी। एक बात याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बी पेपर में पूछा जाएगा। मियोसिस और माइटोसिस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने वो सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा आया कि रिप्रोडक्शन क्या है। इसमें जो जानदार होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। फिर उसके बाद मेन चीज़ आपको ये बता दूं कि माइटोसिस की आगे कुछ टाइप्स या फिर डिवीजन्स होती हैं, जिनमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट पे थी टीलोफेज। इन सब को हमने ऐसे ही तरतीब से ही डिस्कस करना है। ठीक है, ऐसे ही मतलब डिस्कस करेंगे। पहले प्रोफेज को करेंगे, फिर मेटाफेज को, फिर एना को, फिर टीलोफेज को डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अगर आपका आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।